हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप मेहता रेंचर साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, उस नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ नंबर के टाइप्स देखे थे। पिछले वीडियो में हम लोग ये सीख चुके थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अभाज्य संख्या सीखने के बाद हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या। तो दोस्तों, ये भाज्य संख्या हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, हम लोग को लगता है कि अभाज्य संख्या का उल्टा होगा भाज्य संख्या, मतलब जो संख्या अभाज्य नहीं उसे भाज्य कहा जाएगा, जबकि ये गलत है, ये सही नहीं है। कैसे? अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है, मतलब सिर्फ दो चीज़ों से डिवाइड होता है, उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। मैंने कल सिखाया था आपको कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, 1 सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 1 ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब अगर 1 अभाज्य संख्या नहीं है तो लोगों को लगता है कि 1 फिर भाज्य संख्या होगा, तो 1 भाज्य संख्या भी नहीं है। कैसे? क्योंकि भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसे नंबर्स जो 2 से ज़्यादा नंबरों से कटता हो। सिर्फ 2 नंबर से कटे तो उसे अभाज्य कहा जाता है, और 2 नंबर से ज़्यादा नंबर से अगर कटता है, 2 से ज़्यादा नंबर से अगर कटता है तो उसे कहा जाता है भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 6। ये 6 जो हमारा है वो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। ये 4 चीज़ों से कटता है। सिर्फ 2 से कटता तो अभाज्य होता, ये 2 से ज़्यादा चीज़ों से कट रहा है, 4 चीज़ों से कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। लेकिन 1 के बारे में सोचिए, 1 एक ही चीज़ से कटता है, जबकि 2 से ज़्यादा चीज़ों से कटेगा तब उसे भाज्य कहा जाएगा। तो 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। समझ पाए? अभाज्य का मतलब जो सिर्फ 2 नंबर से कटता हो अभाज्य कहलाता है, जो 2 से ज़्यादा नंबर से कटे उसे भाज्य कहा जाता है। और 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो 1 एक ऐसा नंबर है जो एक ही चीज़ से कटता है, एक ही नंबर से कटता है, इसलिए वो भाज्य भी नहीं कहलाता और अभाज्य भी नहीं कहलाता। तो 1 एक यहाँ एक्सेप्शन, अपवाद है, इसलिए उसका जरूर आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या कहने का मतलब होता है कि वैसा कोई नंबर जिनके गुणनखंड को अगर जोड़ दिया जाए, गुणनखंड को जोड़ने पर अगर वो उसी नंबर के बराबर आ जाता है तो उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं 6। ये देखिए 6 है, यहीं पर इसका गुणनखंड क्या हुआ है? ये 6, इस 6 को एग्जाम्पल में 6 है, इस 6 को देखिए, 6 का गुणनखंड है 1, 2, 3 और 6। तो ध्यान रहे कि जब हम गुणनखंडों को जोड़ रहे हैं तो जो नंबर, उस नंबर को छोड़कर बाकी जो बचा उसको जोड़ना है। मतलब यहां पर 1 + 2 + 3, इनको जोड़कर देखिए 3 2 5 1 6, ये उसी नंबर के इक्वल आ गया है। मतलब गुणनखंडों को जोड़कर, गुणनखंड को जोड़ते समय ध्यान रखना है कि वो नंबर जिस नंबर का हम बात करें उसको नहीं जोड़ना है। उस नंबर को छोड़कर जितने गुणनखंड बाकी बचे उन सबको जोड़ने पर अगर वही पुराना वाला नंबर आ जाता है, ओरिजिनल नंबर आ जाता है, तो उसे कहा जाता है संपूर्ण संख्या। तो यहाँ पर 6 हमारा संपूर्ण संख्या है। उसी तरह एग्जाम्पल अगला 28 का। तो 28 का गुणनखंड करके देखते हैं। 28 इसका गुणनखंड करते हैं तो आएगा 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इतने सारे इसके 28 के गुणनखंड को फैक्टर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये 28 को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27 और 1 28। यहाँ से यहाँ तक को ऐड करने पर 28 के इक्वल आ गया है। ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए ये 28 हमारा संपूर्ण संख्या कहलाएगा। तो समझ पाए, जिस नंबर
का गुणनखंड को जोड़ने पर, गुणनखंड को जोड़ते समय ध्यान रखना कि वो नंबर को नहीं जोड़ना जिसका हम बात कर रहे हैं, उस नंबर को छोड़कर जितने गुणनखंड बाकी बचे उनको जोड़ने पर अगर ओरिजिनल नंबर आ जाता है उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। अगला हमारा नंबर है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब तो वैसी दो संख्याएं जिनका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, तो जिनका HCF जिनका मासा 1 हो उसे कहा जाएगा सहअभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में आपको दिया जाए 2,3, तो 2 का फैक्टर होता है 1, 2 और 3 का भी फैक्टर होता है 1 और 2। तो यहाँ पर इसका HCF अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए 1 आया, 1 और 3, तो यहाँ पर देखिए इसका HCF हमारा 1 आया है, इसलिए कहलाएगा ये दोनों 2 और 3 हो जाएंगे सहअभाज्य संख्या। अगर मैं लेता हूँ एग्जाम्पल में 2,6 सपोज, तो 2 का फैक्टर होता है, 2 का गुणनखंड होता है 1 और 2 और 6 का गुणनखंड होता है 1, 2, 3, 6। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 2 है वो 2 इसका HCF कहलाएगा, है ना। आप समझते हैं इस चीज़ को, मासा निकालना जानते हैं, HCF निकालना जानते हैं आप। तो ये 2 इसका 2 और 6 का HCF हमारा 2 है, इसलिए ये 2 और 6 हमारा सहअभाज्य संख्या नहीं कहा जाएगा। समझ पाए? सहअभाज्य संख्या कहने मतलब जिनका मासा HCF निकालिए और HCF निकालने के बाद 1 आता है तो उसे कहा जाएगा सहअभाज्य संख्या। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि उनके फैक्टर्स में कॉमन कुछ भी ना निकले, सिर्फ 1 कॉमन निकले। वैसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड किया और गुणनखंड में कुछ भी कॉमन ना निकले, सिर्फ 1 कॉमन निकले, तो उसे कहा जाएगा सहअभाज्य संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दोहरी अभाज्य संख्या। यहां पर देख लीजिए, दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 का हो, जिनका अंतर 2 का हो उन्हें कहा जाता है दोहरी अभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3 का अगर बात करें तो 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो 2 और 3 दोहरी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन 3 और 5 का बात करें तो वहाँ पर डिफरेंस 2 का है, 5, 7 वहाँ भी डिफरेंस 2 का है, 11, 13 वहाँ भी डिफरेंस 2 का है, 17, 19 वहाँ भी डिफरेंस 2 का है। तो ये 2 का वैसा जोड़ा जिनके बीच डिफरेंस 2 का हो, वैसा अभाज्य संख्या का जोड़ा जिनके बीच डिफरेंस 2 का हो उसे कहा जाएगा दोहरी अभाज्य संख्या। समझ पाए? तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। अगला जो हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या होता है? तो वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में रख सकते हैं, मतलब जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे कहा जाएगा परिमेय संख्या। P/Q के फॉर्म में लिखने का मतलब P/Q, ध्यान ये रखना है चूंकि ये Q आपका हर में है, डिनोमिनेटर में है, नीचे है, इसलिए Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर को P/Q के मतलब बटा में आप रख सकते हो, P/Q कहने का मतलब बटा में आप रख सकते हो, और नीचे वाला पार्ट अगर 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाला पार्ट अगर 0 हुआ P/Q में, अगर ये नीचे वाला पार्ट अगर 0 हो जाता है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। समझ पाए? तो ये नीचे वाला पार्ट कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर, 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी नीचे आए, कुछ भी ऊपर आए, तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा P/Q का फ्रैक्शन बनेगा जिसमें नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे कहा जाएगा उसे कहा जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहने का मतलब समझ पाए? जिन नंबर्स को हम P/Q के रूप में रख सकते हैं उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। ध्यान रहे नीचे 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कहूँ 2/3 क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। 5/2 है, 3/9 है। लेकिन अगर कहा जाए आपको 5, सिर्फ 5, तो क्या ये 5 परिमेय संख्या है? तो देखिए उसके नीचे आपको कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन 5 के नीचे कुछ नहीं तो हम जानते हैं ना कि 1 होता है। तो चूंकि 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब ये भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है। ये समय आपको दिख रहा था, ऊपर नीचे दिख रहा था, अंश हर दिख रहे थे, लेकिन जब 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो उसका मतलब 1 होता है, इसलिए 5/1, 5 भी आपका परिमेय संख्या है। अगर मैं बोलूँ -3, तो -3 क्या ये परिमेय संख्या है? तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है ना, तो P/Q के रूप में इसे भी लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। अगर मैं बोलूँ 0,
तो जीरो के बारे में सोचिए, क्या जीरो परिमेय संख्या होगा? तो जीरो के नीचे क्या 1 हो सकता है? आंसर है हाँ, जीरो के नीचे भी 1 हो सकता है, इसलिए ये भी हमारा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। समझ पाए? तो ये सारी संख्याएं, मतलब अगर मैं बोलूं इंटीजर्स, पूर्णांक, जो पूर्णांक हैं क्या वो पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे? आंसर है हाँ, क्योंकि पूर्णांक, हर एक पूर्णांक के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। आपको पता होना चाहिए, हर एक पूर्णांक के नीचे हमें कुछ दिखता नहीं लेकिन क्या होता है? 1 होता है। तो हर एक पूर्णांक, चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, जीरो हो, हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। अगर मैं पॉइंट का बात करूं, जो दशमलव नंबर होते हैं, पॉइंट वाले नंबर होते हैं, 3.5, 6.9, 8.3, ये सब जो नंबर्स होते हैं, क्या ये सब नंबर्स परिमेय संख्या कहलाएंगे? तो हाँ, वो सभी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2.5 बोलता हूँ, 2.5, तो इसका मतलब इसके नीचे सॉल्व करने पर 10 आ जाएगा पॉइंट हटने के बाद। तो ये भी हमारा फ्रैक्शन के रूप में दिख रहा है, p/q के रूप में दिख रहा है, इसलिए जितने पॉइंट वाले नंबर है वो सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या कहलाएंगे। कुछ स्पेशल केस है, वहाँ देखा जाएगा, जब हम लोग अपरिमेय संख्या भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंस बताया जाएगा। समझ पाए? तो यहाँ देख लीजिए डेफिनेशन, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जाएगा, जहाँ p और q पूर्णांक होंगे और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स ये सारे आपके पास है। अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहने का मतलब क्या होता है? तो वैसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में पुट नहीं कर सकते, जिन्हें हम p/q के रूप में रख नहीं सकते, उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। जैसे आपको अगर नंबर दिया जाए 2.3219631532, ऐसे डॉट 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 डॉट। अगर मैं कहूँ क्या इस नंबर को आप p/q के रूप में पुट कर सकते हो, उसको p/q के फॉर्म में बदल सकते हो, तो इसे आप नहीं बदल पाइएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट के बाद ये जो नंबर है, ये नंबर रुक रहा है क्या? लिमिटेड है क्या? आंसर है नहीं, ये रुक नहीं रहा, डॉट डॉट करके दिख रहा है आपको। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या इन नंबर्स का रिपीटेशन है? कहीं कोई नंबर्स का ऐसा ग्रुप है जो बार बार रिपीट कर रहा हो? तो ये बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा, तो इन्हें कहा जाता है अशांत। अशांत, अशांत कहने का मतलब जो रुकेगा नहीं, डॉट डॉट जिसमें लगा रहेगा, मतलब जो आगे तक पहुंच जाएगा, कहाँ तक पता नहीं है। अशांत मतलब हम कह सकते हैं ऐसे समझने के लिए कि शांत नहीं है, मतलब कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो अशांत, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा, ये इनका कोई ऐसा ग्रुप नहीं है नंबर्स का जो रिपीट कर रहा हो, सेम सेम हो, तो ये अशांत और अनावर्ती कहलाता है। तो जो दशमलव नंबर, जो पॉइंट वाले नंबर अशांत और अनावर्ती होंगे, अशांत और अनावर्ती होगा, उन्हें हम कभी भी p/q के रूप में लिख नहीं पाएंगे। और जब इस तरह के नंबर्स को हम p/q के रूप में लिख नहीं सकते, तो उन्हें कहा जाता है अपरिमेय संख्या। समझ पाए? अपरिमेय संख्या कहने का मतलब दशमलव में अगर पॉइंट में अगर वो लिखा हुआ था, पॉइंट में वो अशांत होना चाहिए, मतलब डॉट डॉट करके आगे बढ़ना चाहिए, और अनावर्ती होना चाहिए, मतलब ये कोई सेट ऐसा ना हो जो रिपीट कर रहा हो। तो अशांत अनावर्ती अगर होगा तो पक्का है कि अपरिमेय संख्या के अंदर काउंट होगा। आगे देखते हैं, स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट में मैं अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो हम लोग 2 आंसर ले आते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर रूट अगर 3 का निकालूं, तो अगर आप 3 का, 2 का, 5 का, 6 का, इन सब का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपको भी पता कि वो पॉइंट में आता है। अगर उसे आप कंटिन्यू करते रहे तब आपको पता चलेगा कि उनका जो आंसर होगा वो डेसिमल में, पॉइंट में आएगा, और वो भी अशांत अनावर्ती होगा, मतलब वो भी कभी रुकने वाला नहीं होगा, और वो उनका सेट रिपीट भी नहीं करता है। कहने का मतलब इन सब का √3, √2, √5, √6, √7, मतलब जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट नंबर नहीं होता, जिनका वर्गमूल कंप्लीट नंबर, जैसे इसका वर्गमूल कंप्लीट नंबर है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन ये √3, √2, ये सब के सब, ये सब का अगर कन्वर्जन करेंगे, आप निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो आपको पॉइंट में मिलेगा। और पॉइंट में कैसा आता है, अगर उसको कंप्लीट करिएगा, पूरा करने की कोशिश करिएगा, तो पता चलेगा कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो अशांत अनावर्ती टाइप का होता है।
तो इनका वर्गमूल अशांत अनावर्ती टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, इसलिए सारे के सारे अपरिमेय संख्या के अंदर आते हैं। समझ गए? मतलब रूट के अंदर अगर कोई नंबर दिया हुआ है रूट के अंदर, और अगर वो उसका वर्गमूल पूरा नंबर नहीं निकल के आता, पॉइंट में आ जाता है, तो पक्का है कि वो अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा, अगर आपको पॉइंट में नंबर दिए गए हैं तो पॉइंट में आपको चेक करना है कि डॉट डॉट लगा हो और जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स, वो नंबर्स रिपीट नहीं कर रहा हो, उनका कोई ग्रुप, तो 3 का ग्रुप रिपीट नहीं कर रहा हो, तो उस तरह के नंबर को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया 2.3219, 3219, 3219 ऐसे करके है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद ये 3219 ये सेट है एक ना, ये ग्रुप है, नंबर्स का एक ग्रुप जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये अशांत तो जरूर है, ये रुक नहीं रहा, अशांत तो जरूर है, लेकिन ये आवर्ती है, ये है अशांत आवर्ती। तो अगर ये अशांत आवर्ती होगा तो ये नंबर को हम डेसिमल में, इस नंबर को हम p/q के रूप में लिख पाएंगे। इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या के अंदर काउंट होगा, क्योंकि ये अशांत आवर्ती टाइप का था, इसलिए परिमेय संख्या कहलाया। यहाँ पर ये देखिए अशांत और अनावर्ती है, अपरिमेय संख्या हो गया। इसी तरह इनका जो वर्गमूल निकलेगा, वर्गमूल भी हमारा अशांत अनावर्ती टाइप का निकलता है, आप चाहे तो निकाल के देखिएगा, इसलिए इन सबको भी कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो मुझे लगता है आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ जो हम लोग को जानना चाहिए। इसमें से कुछ का डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चाहो तो पलट के देख लीजिएगा, पिछला वीडियो करके देख लीजिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे देखिए आप यहाँ पर कहा गया दो सम संख्या को अगर ऐड किया जाए, तो दो सम संख्याओं, कोई भी दो सम संख्या आप लीजिए और उनको अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 100% सम संख्या आएगा। मतलब अगर मैं 2 + 4 को ऐड करूं तो 6, दोनों सम था, आंसर भी सम आया। अगर मैं 8 + 16 को ऐड करूं तो ये देखिए 24 आएगा। यहाँ पर भी ये दोनों सम संख्या को ऐड करने पर सम संख्या आया है। आप किसी तरह का सम संख्या ले लीजिए, अगर उनको आप दो सम संख्या को अगर आप ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद वो आंसर भी हमेशा सम संख्या देता है। ये देखिए दोनों सम संख्या को ऐड करने पर सम संख्या मिलेगा। दो विषम संख्या को ऐड करते हैं तब क्या होगा, तो अगर दो विषम संख्या को आप ऐड करते हो तो देखिए ध्यान से 3 + 5, दो विषम संख्या है, इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए तो भी आंसर अपने को मिलता है सम संख्या। 11 + 19 देख लीजिए, ये दोनों विषम संख्या है तो यहाँ भी आंसर आपको मिलेगा सम संख्या। मतलब दो सम संख्या को ऐड करो तो आंसर सम संख्या, दो विषम को भी अगर ऐड करते हैं तो भी हमारा आंसर सम संख्या ही आता है। अब अगर एक विषम को और एक सम को ऐड किया जाए, मतलब एक इवन नंबर एक ऑड नंबर को अगर ऐड किया जाए, कहने का मतलब एक 3 को और एक 6 को ऐड किया जाए, ये विषम संख्या ये सम संख्या, तो आंसर निकल के आएगा विषम संख्या। देख रहे, कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर दो सम संख्या को जोड़ेंगे, दोनों सेम टाइप के नंबर्स को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा सम संख्या आएगा। अगर दोनों सम है तो भी सम आएगा, दोनों विषम है तो भी सम आएगा। दोनों सेम टाइप का नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे, मतलब दोनों सम तो दोनों सम होना चाहिए और विषम तो दोनों विषम होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हमारा आंसर सम संख्या आता है। दोनों में अगर एक का भी एक, मतलब दोनों अगर अलग अलग हो, एक सम हो और एक विषम हो, तो आंसर हमारा विषम संख्या आता है। ये बात समझ पाए, ये ध्यान रहेगा आपको। दोनों अगर सेम टाइप का नंबर तो उसको जोड़ने पर सम संख्या, और दोनों में अगर अलग अलग है, एक सम और एक विषम है, तो आंसर हमेशा विषम संख्या आएगा। यही सेम कंसेप्ट काम करता है हमारा डिफरेंस पर भी। अब डिफरेंस में भी देख सकते हैं इस चीज को कि दो सम संख्या को सब्ट्रैक्ट किया गया, घटाया गया, तो आंसर सम संख्या आता है। दोनों विषम को घटाने पर भी सम ही संख्या आता है। और अगर दोनों में से कोई एक रहा, एक सम एक विषम है, यहाँ भी देख लीजिए दोनों में से एक विषम एक सम है, तो आंसर में क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो ये सारा जो हमारा एक ही कंसेप्ट है पूरे के लिए, यहाँ से यहाँ तक एक ही कंसेप्ट है कि अगर सेम टाइप के नंबर्स को आप जोड़ो या घटाओ, आंसर हमेशा सम संख्या आएगा। अगर दोनों सम है
तो भी सम, दोनों विषम है तो भी विषम, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है, एक सम है और एक विषम है, तो जोड़ने पर भी विषम आएगा और घटाने पर भी विषम आएगा। समझ पाए? दोनों में अगर दोनों डिफरेंस है, दोनों अलग अलग, तो विषम संख्या, दोनों सेम सेम तो सम संख्या। लेकिन जोड़ने और घटाने पर यह ध्यान रखना आपको। अब अगर हम दो सम संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सम संख्या ही आएगा। दोनों विषम संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे देखिए यहाँ पर ध्यान से ये अलग हो गया, विषम संख्या आ रहा है। अब सम संख्या और विषम संख्या को मल्टीप्लाई करने पर अपना सम संख्या आता है। कहने का मतलब यहाँ पर इनटू का प्रॉपर्टी, जो गुना करने का प्रॉपर्टीज, गुना करने का जो नियम है, कानून है, वो इस सबसे अलग है। यहाँ जोड़ने घटाने का एक जैसा था, लेकिन गुना करने का अलग अलग है। दो सम संख्या को अगर हम लोग इनटू करते हैं, कहने का मतलब देख लीजिए आप, अगर दो सम संख्याओं को आप इंटू करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 और 8 को आप इंटू किए, तो देखिए 8 4 जा 32। यहाँ पर देखिए दो सम संख्या, दोनों सम संख्याओं को इंटू करने पर हमारा आंसर क्या आया? सम संख्या आया। ये सम ही आया है। लेकिन अब देखिए दो विषम संख्याओं को अगर इंटू करते हैं, जैसे 3 और 5, तो 3 5 जा 15। ये देखिए दो विषम संख्या को इंटू करने पर क्या आया? विषम संख्या आया, विषम संख्या आया। अब अगर मैं एक सम और एक विषम लूँ, मतलब एक मैं 3 लूँ और एक 4 लूँ, तो आंसर मेरा 3 4 जा 12 आएगा, सम संख्या आएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि दो सम संख्याओं को इंटू करेंगे तो सम संख्या आएगा, दो विषम को इंटू करने पर विषम आएगा। एक सम और एक विषम को अगर इंटू करते हैं, एक सम और एक विषम को इंटू करते हैं, तो हमारा आंसर सम संख्या आता है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभाज्य संख्या आपको पढ़ाया गया है, तो अभाज्य संख्या जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा वो कौन सा होगा? 2, क्योंकि 2 से पहले आता है 1 और 1 हमारा अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है। सम अभाज्य संख्या अगर कहा जाए, मतलब एक ऐसा नंबर जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, तो वो भी आंसर 2 ही आएगा। अभाज्य संख्या के पूरे लिस्ट में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या है और अभाज्य भी है। बाकी सब के सब जितने नंबर है सब विषम है और अभाज्य है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहला विषम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या तो 2 हो गया, लेकिन विषम अभाज्य संख्या अगर कहा जाए तो सबसे छोटा और सबसे पहला कौन सा होता है? 3, है ना। 2 से स्टार्ट होता है, 2 मेरा सम बन जाता है, 3 से आगे जितने होंगे सबके सब विषम होंगे। तो सबसे पहला जो विषम अभाज्य है वो है 3। अब इसे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई नंबर आपको दिया गया और वो नंबर अभाज्य है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो इसे चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है। कोई भी नंबर आपको दिया गया, सपोज मान के चलिए आपको 62 दिया गया है कि 62 कोई नंबर है, चेक करिए कि अभाज्य है कि भाज्य है। ऐसे डायरेक्टली लोग चेक कर सकते हैं, 2 से कट जा रहा है वो, लेकिन सीखने के लिए तो इसका रूल क्या है कि जो नंबर आपको दिया गया उसके जस्ट आगे वाला कोई पूर्ण वर्ग नंबर लीजिए आप, मतलब ऐसा कोई नंबर जो किसी का स्क्वायर हो, किसी का वर्ग हो, इसे जस्ट आगे का कोई नंबर जो किसी का स्क्वायर हो वो नंबर आपको लेना है। जैसे 62 से आगे है 64, 64 8 का है ना, तो इससे आगे का नंबर अपने को लेना है जो हमारा 64 है। अब 64 8 का स्क्वायर होता है। अब आपको क्या करना है, 8 जो आया वो 8 से छोटे जितने अभाज्य संख्याएं हैं, 8 से छोटे जितने अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, तो 8 से छोटा अभाज्य संख्या है 2 3 5 7, ये चारों अभाज्य संख्या है। इन चारों में से अगर किसी से ये 62 कट जाएगा तो उसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। किसी से अगर कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, और किसी से नहीं कटा उसका मतलब वो अभाज्य संख्या होगा। समझ पाए? तो यहाँ देखिए 2 से ही कट जा रहा है 62, इसलिए हो जाएगा अभाज्य संख्या नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान के चलिए हम लोग लेते हैं 163 लेते हैं। चलिए हटाइए इसको, 163 एक नंबर हम लोगों ने लिया। तो 163 से आगे कोई नंबर खोजिए जो पूर्ण वर्ग हो, तो आपको मिलेगा 169, 13 का स्क्वायर। ये इससे आगे का नंबर हमारा है 169 जो 13 का स्क्वायर है। तो 13 का जो स्क्वायर है
अब क्या करना है अपने को, 13 से छोटा जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, चलो उन अभाज्य संख्याओं से इसको डिवाइड करके देखेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन से, 13 से नीचे है तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11। इनमें से किसी से अगर ये कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, और किसी से नहीं कटा तब ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि सबसे लास्ट में इसका लास्ट वाला डिजिट 2 से कट नहीं रहा है। 3 से कटने के लिए 6 और 1 7 और 3 10। 3 से कटने के लिए नंबर को जोड़ के डिवाइड करके चेक करना पड़ता है। तो 6 3 और 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है और 11 से भी नहीं कट रहा है। उसका मतलब 163 जो है वो क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या होगा क्योंकि इनमें से किसी से ये नहीं कट रहा है। समझ पाए? उसी तरह यहाँ और भी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जैसे यहाँ पर 137, इसको देख लेते हैं। 137, तो 137 इससे बड़ा कोई नंबर जो पूर्ण वर्ग हो, तो 137 से बड़ा है 144, 144। 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर मतलब अब अपने को 12 से नीचे जितने अभाज्य संख्या हैं उनसे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से नीचे कौन कौन सा है अभाज्य संख्या, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11। इनमें से डिवाइड करके देखिए, तो 2 से डिवाइड करना नहीं कट आने वाला, 3 से 7 3 10 11 नहीं आने वाला, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि सबसे लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, 7 से नहीं कटने वाला और 11 से यहाँ से नहीं कटने वाला। इनमें से किसी से ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या होगा। क्लियर हुआ? तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब है, अभाज्य संख्या चेक करने का मतलब है कि कोई नंबर आपको दिया गया तो उससे जस्ट आगे का कंप्लीट वर्ग, पूर्ण वर्ग वाला कोई नंबर लीजिए और उसका जो स्क्वायर रूट होगा, उस स्क्वायर रूट से छोटा जितना अभाज्य संख्या है उन सभी अभाज्य संख्याओं से उसे डिवाइड कर करके देखिए। अगर किसी से कट गया तो वो अभाज्य नहीं होगा और अगर नहीं कटा तो वो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है? तो चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसी तरह हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहीं पर कहा जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी। अभी इन्हीं में देखते हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को थोड़ा मैं चेंज करूं आगे, तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 4ab। यहाँ पर माइनस किया गया, 2 माइनस किए तो यहाँ 2 प्लस कर दिए। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो आपका ही लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस प्रकार अपने को एक मिल चुका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। ये हमारा पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हमारा हो गया 4th वाला। ठीक है? उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब अगर a प्लस बी का होल क्यूब कहा जाए आपको, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर। इसे हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। यहाँ देखिए 3ab कॉमन है दोनों में, तो 3ab निकाल दीजिए, बचेगा a प्लस b। ये फॉर्मूला बहुत काम का अपने को होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। उसी तरह से अब अगर यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब अगर यूज किया जाए, मतलब देखा जाए, तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर।
बच्चों को ये डाउट होता है कि कहाँ कहाँ माइनस लगे, बड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ होता है। इसलिए इसका सिंपल तरीका है कि बी के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसमें जहाँ जहाँ बी है उस बी पर अगर पावर 1 हो या 3 हो, मतलब ओड नंबर विषम संख्या अगर पावर में आता है तो वहाँ पर आपको माइनस लगाना है, बाकी सब जगह क्या लगाना है, प्लस। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बी है ही नहीं इसलिए प्लस रहेगा, यहाँ पर बी पर पावर देखिए 3 आया विषम संख्या इसलिए माइनस लगा। इस जगह पर देखिए तो बी पर पावर 1 है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पर बी पर पावर 2 है सम संख्या आ गया इसलिए यहाँ पर माइनस ना लग के प्लस लगा। तो चूंकि बी में माइनस था इसलिए बी का पावर हम लोग देखेंगे, बी का पावर जहाँ जहाँ विषम आएगा, चाहे 1 पावर में हो चाहे 3 पावर में हो, वहाँ वहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे, बाकी सब जगह पे क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। तो ए माइनस बी का होल क्यूब समझ पाया। आगे देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाए या ये फॉर्मूला अगर देखना हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है। उसी तरह अगर कहा जाए ए क्यूब माइनस बी का क्यूब तो इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या इसके अंदर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ शुरुआत में प्लस और उसका उल्टा यहाँ पर होना चाहिए माइनस। क्वेश्चन में हमारा माइनस है तो यहाँ होना चाहिए माइनस और उसके बाद आगे प्लस। मतलब जो क्वेश्चन रहेगा प्लस रहेगा तो हम शुरुआत के ब्रैकेट के अंदर प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर जो करेंगे उसका उल्टा आगे वाला हम करेंगे। बाकी दोनों एक ही जैसे देखने में लग रहा है, समझ पाए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। आगे कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। चलिए देखिए, अगर 3 चीज़ें हो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो तो इसे हम क्या लिखेंगे। तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर प्लस प्लस में, अब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहीं पर अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए a माइनस बी और प्लस c, तब आप क्या लिखोगे। तो ध्यान रखिए यहाँ पर माइनस किसके साथ है, b के साथ। तो जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पर अपना माइनस लेके आएगा वो, तो जहाँ जहाँ b नजर आएगा वहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अगर b पर पावर इवन b पर पावर अगर विषम संख्या है तब, मतलब b पर पावर अगर 1 हो तो वहाँ पर माइनस लगेगा, b पर पावर q का चांस ही नहीं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, a का स्क्वायर इसी तरीके से लिखेंगे, यही रूप में लिखा जाएगा, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस क्यों लगा, क्योंकि पावर में क्या था 2 सम संख्या, इसलिए यहाँ पर माइनस ना लग के क्या लगा, प्लस लगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद अब देखिए अगला आने वाला हमारा a इंटू बी, तो चूंकि b आएगा तो b मेरा माइनस में, इसलिए हो जाएगा माइनस 2ab। फिर उसके आगे देखिए अगला आएगा bc, ab फिर bc, तो bc यहाँ पर देखिए b माइनस में, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2bc और प्लस। अब देखिए प्लस क्यों लिखे, क्योंकि हमको अगला बनने वाला है c और a, b से मतलब नहीं है, इसलिए हो जाएगा 2ca। कहने का मतलब यहाँ अंदर माइनस प्लस कहीं भी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों प्लस में होना चाहिए। उसके बाद जहाँ जहाँ जो नंबर रहेगा उसके हिसाब से प्लस माइनस का इंटू करते हुए आपको फॉर्मूला लिखना है। जैसे अगला एक देख लीजिए, और a माइनस बी माइनस सी का अगर होल स्क्वायर आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो स्टार्ट तीनों तो हमको स्क्वायर में लिखना ही है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तो सही रहेगा, सब सेम सेम रहेगा। उसके बाद अगला में अपने को a और b का इंटू होना चाहिए 2ab, तो 2ab तो a मेरा प्लस में और b मेरा माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2ab।
अगला हमारा BC आएगा, तो BC देखिए माइनस में, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, इंटू करने पर प्लस, इसलिए आ जाएगा 2BC। उसके बाद अगला आने वाला C और A, तो C मेरा माइनस में, A मेरा प्लस में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, इसलिए आ जाएगा 2CA। समझ पाए? तो बेसिक फॉर्मूला हमारा यही वाला है, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब जैसे जैसे यहाँ पर प्लस माइनस बदलेगा उसके हिसाब से आपको इधर बदलाव करना है। शुरुआत का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर पक्का रहेगा, उसके बाद जहाँ प्लस और माइनस आए वहाँ पर उसके हिसाब से आप इंटू करते हुए साइन लिखिएगा। चलिए अगला एक और चीज़ देख लेते हैं। A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, ये वाला पार्ट अगर जीरो हो जाए, A प्लस बी प्लस सी का सम अगर जीरो हो जाए, तो जीरो से इसको इंटू करने पर क्या होगा, पूरा पूरी ये जीरो हो जाएगा। उसका मतलब क्या होगा, अगर A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो होता है, उस केस में A क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और अगला स्टेप क्या होगा, अगर ये माइनस को उधर ले जाते हैं तो A का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू 3ABC, है ना। तो अगर आपको 3 नंबर्स दिए गए और तीनों का क्यूब का सम आपसे पूछा जाए, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। आपको कहा जाए -2 प्लस 6 और -4, ये नंबर दिए गए और आपको पूछा जाए कि इनका -2 का क्यूब और 6 का क्यूब और -4 का क्यूब कितना होगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ के देखते हैं। -2 प्लस 6 और -4 ऐड करने पर कितना आ जाएगा, जीरो। चूंकि A प्लस बी प्लस सी ये तीनों का सम क्या आ गया, जीरो। उसका मतलब है कि इसके बराबर आ जाएगा 3 इंटू -2 इंटू 6 इंटू -4, मतलब तो देखिए इनको इंटू करने पर हो जाएगा 3 इंटू -2 इंटू 6 इंटू -4, कहने का मतलब 3ABC। तो 3ABC, अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6, 36, 36 चौक 144 प्लस में आएगा। मतलब इन तीनों का क्यूब अलग अलग करके ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का उपयोग करके 144 आंसर ले आए। समझ पाए? तो ये फॉर्मूला बहुत काम का होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि नंबर्स का विभाज्यता रूल क्या होता है। कहने का मतलब 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं उसके क्या रूल है, 3 से डिवाइड होने के क्या रूल है, इसी तरह 4, 5, 6 सारे नंबर्स का डिवाइड करने का रूल, किसी नंबर को डिवाइड करना हो किसी नंबर से तो उसके क्या रूल्स हैं, वो रूल हम लोग, ये विभाज्यता का जो परीक्षण है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।